सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 9, क्रिया तथा काल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में क्रिया तथा काल के बारे में जानेंगे तथा आज का जो गृह कार्य है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ को पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। क्रिया तथा काल में हम सबसे पहले जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। पहले पाठ पढ़ते हैं। मौसम सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है, बच्चा खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ट्रेन जा रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ कार्य किए जा रहे हैं और कुछ कार्य स्वयं हो रहे हैं। जैसे किए जाने वाले कार्य, बच्चा खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ट्रेन जा रही है। और स्वयं होने वाले कार्य, मौसम सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है। अब आपने इन वाक्यों में देखा कि कुछ कार्य तो स्वयं हो रहे हैं और कुछ किए जा रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? काम होने को और करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, आना, पढ़ना, लिखना आदि। हम जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे जाना, पढ़ना, सोना, लिखना, खेलना आदि। तथा कुछ कार्य स्वतः होते रहते हैं। स्वतः का अर्थ होता है स्वयं। कुछ कार्य स्वयं होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बारिश होना, हवा चलना, बीमार होना और गर्मी पड़ना। ये कार्य ऐसे हैं जो स्वयं होते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिलती है, क्रिया कहलाते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिलती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये हमने अभी जाने ना, ये शब्द कौन कौन से हैं? जाना, पढ़ना, सोना, लिखना, ये सारे क्रिया है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं होते हैं। और अच्छे से इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नेहा पुस्तक पढ़ रही है, राम टेनिस खेल रहा है, किसान हल चला रहा है, शीला डॉक्टर है। आप जब भी रंगीन वाक्य देख रहे हो, पढ़ रही है, खेल रहा है, हवा चल रही है, ये सब क्या है? क्रिया है। ऊपर दिए गए पहले 3 वाक्यों में कर्ता आपको पहले भी बताया कौन है कर्ता? क्रिया को करने वाला, जो किसी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात पहले वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया की जा रही है, दूसरे वाक्य में टेनिस खेलने की क्रिया की जा रही है, तथा तीसरे वाक्य में हल चलाए जाने की क्रिया की जा रही है। इनके अतिरिक्त चौथे वाक्य में शीला के डॉक्टर होने की स्थिति का पता चल रहा है। अतः पढ़ रही है, खेल रहा है, हल चला रहा है तथा है क्रिया शब्द है। बच्चों, आपने देखा पढ़ रही है, कई बार तो आप इसको सोचते हो कि हाँ, हमें इन तीनों को, कई बार जैसे आ जाता है आपका प्रश्न रेखांकित करना है, तो आप पढ़ रही है या खाली रही है को रेखांकित करते हो, खेल रहा है इसको रेखांकित करते हो। लेकिन इस वाक्य में, चौथे वाक्य में आपने देखा कि शीला डॉक्टर है, तो है भी क्या है? क्रिया ही है को भी हम क्रिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर है आता है तो वो भी क्रिया का ही रूप है। चलिए कुछ और जानते हैं। हिंदी में कुछ क्रियाएं 2 क्रिया शब्दों के मेल से बनती हैं। 2 क्रियाओं को मिलाकर बनती है, एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है,
जैसे आ जाना, आना और जाना। कर लेना, करना प्लस लेना। गिर पड़ना, गिरना प्लस पढ़ना। लिख देना, लिखना प्लस देना आदि। देखिए कुछ उदाहरण। गाड़ी चल दी, अब यहां पर भी क्या है, चलना और देना। नौकर ने खाना बना दिया, यहां पर बना और दिया, यहां पर भी देख रहे हो आप कि दो क्रियाओं के या दो शब्दों के मेल से बन रहा है। मैंने काम कर लिया, करना और लेना, यहां पर भी आप देख रहे हो कि दो क्रिया शब्दों के मेल से एक ही क्रिया का रूप बन रहा है। अब हम जानेंगे धातु। धातु यह क्रिया का मूल अंश होता है, जिसे हम धातु से ही क्रिया बनाते हैं, जो उसके मुख्य अर्थ को बताता है। जैसे लिखता है, लिखेगा, लिख चुका है, लिख रहा है आदि में लिख मूल अंश होने के कारण धातु है। तो यहाँ पर बार बार लिखने का ही प्रयोग किया गया शब्द का, तो यहाँ पर धातु कौन सी आई है, लिख। जैसे अगर यहाँ पर आता पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, तो वहां पर कौन सी धातु आती, पढ़ धातु आती। तो आप अब जान गए होंगे कि धातु किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। कर्म की अपेक्षा के आधार पर, यानी कि जिस वाक्य में कर्म पाया जाए, तथा रचना के आधार पर। यहाँ कर्म की अपेक्षा के आधार पर होने वाले क्रिया भेदों की ही चर्चा की जाएगी। आप कक्षा 5वीं में केवल कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद है उनके बारे में जानोगे। दूसरे प्रकार के भेदों के बारे में आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा। जब आप 6ठी 7वीं कक्षा में चले जाओगे तब इसके बारे में और विस्तार से जानोगे। चलिए सबसे पहले हम अब क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं, इसी आधार पर क्रिया के दो भेद दिए जाते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। स मतलब कर्म के साथ और अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। यानी कि अब आप जानोगे कि सकर्मक में क्या होगा, कर्म की अपेक्षा की जाएगी, और अकर्मक में कर्म की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब हम जानेंगे सकर्मक की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा की जाए वो क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक। अब उदाहरण के अनुसार समझते हैं इसे। मैं खाना खा रहा हूं, रमा ने परीक्षा नहीं दी। ऊपर दिए दोनों वाक्यों में खाना तथा परीक्षा कर्म है। क्या है, कर्म है। अब आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें मैं बता रही हूं कि कर्म की अपेक्षा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित होगा ही। कर्म उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मोहन गाना सुनाता है पर सोहन नहीं सुनाता। मैं खाना खा रहा हूं, तुम भी खाओ। इन दोनों वाक्यों के पहले उपवाक्य में कर्म उपस्थित है। अब यहां पर आप देख रहे हो दो वाक्य हैं। मोहन गाना सुनाता है एक वाक्य, पर सोहन नहीं सुनाता दूसरा वाक्य। मैं खाना खा रहा हूं पहला वाक्य और तुम भी खाओ दूसरा वाक्य। पर दूसरे उपवाक्य में उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है, कर्म उपस्थित नहीं है। फिर भी दोनों वाक्यों की क्रिया कर्म की अपेक्षा करने के कारण सकर्मक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार किसी भी वाक्य में कर्म उपस्थित हो भी सकता है और किसी वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं भी हो सकता है। अब हम जानेंगे क्रिया का दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती वह क्रिया
अकर्मक कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं। जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे रोहन सो रहा है। बच्चे रोज सुबह मैदान में दौड़ते हैं। तो ये दोनों क्रिया के भेद आपने जाने, लेकिन आप सोचोगे कि हम इनकी पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो चलिए उसके बारे में मैं भी आपको बता देती हूँ। बच्चों, सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं। अभी तो आपने जाने क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक ही कर्म की अपेक्षा रखती है, लेकिन कुछ में दो कर्म की अपेक्षा रखती है। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक का होता है एक कर्म की अपेक्षा रखना और द्वि का अर्थ होता है दो। द्विकर्मक देखिए निम्नलिखित उदाहरण। एक कर्मक, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट एक कर्म पाया गया। उसने गरीबों को खाना दिया। यहाँ पर गरीबों और खाना, यहाँ पर दो कर्म की अपेक्षा की गई है। इस वाक्य में माधुरी तबला बजा रही है, तो तबला यहाँ पर एक कर्म की अपेक्षा की गई है। मैंने माँ को पत्र भेजा, यहाँ पर माँ और पत्र दो कर्म की अपेक्षा की गई है, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। अब आपको पहचान हो गई ना कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे काल के बारे में, क्योंकि अब हम क्रिया के बारे में तो जान चुके हैं। ठीक है, तो क्रिया पदबंध के जिस अंश यानी कि प्रत्यय आपको पहले भी बताया था कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो जिस अंश यानी कि प्रत्यय से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है, कौन से समय पर हुई है, आज हुई है, कल हुई है या परसों होगी, तो व्याकरण में वह अंश प्रत्यय क्रिया के काल की सूचना देता है। अतः हम कह सकते हैं भाषा में क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो कि वो क्रिया किस समय पर हो रही है, वह रूप काल कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, समय का भाषिक रूप ही काल है। समय को हम काल भी पुकारते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। भाषा में क्रिया के रूप से जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो वह रूप काल कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, समय का भाषिक रूप ही काल है। काल की परिभाषा के बाद हम जानेंगे काल के भेद। काल को 3 भागों में बांटा जाता है बच्चों। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे कि जो काम अभी इस समय हो रहा है, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, और भविष्यत काल यानी कि जो भविष्य में होगा। अब इसकी परिभाषाएं एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में घटित होने का बोध हो वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया एक बार या बार बार हो सकती है या लगातार हो सकती है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह है, हैं, हो तथा हूं। कौन कौन से हैं? हैं, हो तथा हूं। अब इसके उदाहरण से हम समझेंगे। सब लोग टेलीविजन देख रहे हैं। ये हैं अनुस्वार हो जिसपे, ये किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए आता है। दूसरा उदाहरण है, मेरी बहन नौकरी करती है। अब आप ये रंगीन जो शब्द देख रहे हो, देख रहे हैं और करती है, इनसे हमें किसका पता चल रहा है कि वो काम अभी
हो रहा है। अन्य उदाहरण, वह कल लंदन जा रहा है, मेरा भाई बीमार है। तो काल के हमें किस भेद का पता चला? वर्तमान काल के, कि जो क्रिया जिस समय में हो रही है वो व्याकरण की दृष्टि में क्या कहलाता है? वर्तमान काल। दूसरा भेद होता है बच्चों भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस भी बोलते हैं। परिभाषा है इसकी कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, वह क्रिया भूतकाल में होती है। कब होती है? भूतकाल में। भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं, सूचना मतलब पहचान, जिससे आप करोगे कि यह कौन सा काल है। था, थे, थी, थी, या आ, ए, ई या ई। उदाहरण से समझेंगे इसको अच्छे से। नौकर कपड़े धो रहा था, यानी कि वो काम पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, तो वो भूतकाल में आ गया। इसी तरह लड़कियों ने गीत गाया, तो वो भी गीत गा चुकी हैं, वो गीत उनका पूरा हो चुका है, तो यहां पर भी क्या आया? भूतकाल। अन्य उदाहरण, दीपा अमेरिका चली गई, बच्चों ने नृत्य किया था। तो इसमें हमने क्या जाना कि जो काम भूतकाल में हो चुका है, यानी कि बीते समय में, जो समय बीत गया है, उस काल में जो काम किया गया था वो आता है भूतकाल में। और इसकी पहचान था, थे, थी, आ, ए, ई के द्वारा हम करते हैं। अब आता है इसका तीसरा भेद भविष्य काल, जिसको हम फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। परिभाषा है इसकी, भविष्य में घटित होने वाले कार्य, व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्य काल कहा जाता है। यानी कि जो भी हम अपने फ्यूचर में काम करेंगे उसकी सूचना देने वाले काल को हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। और भविष्य काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी, गी। क्या आएगा? गा, गे, गी और गी के द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। उदाहरण है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आप किस डॉक्टर से दवा लाएंगे? तो यहाँ पर गा, गे, गी का प्रयोग हुआ है और ये भविष्यत काल के लिए प्रयोग हुआ है कि आप खाना खाओगे या दवाई लाओगे, है ना? तो वो भविष्य के लिए बताया गया है। अन्य उदाहरण, निशा दिल्ली जाएगी, शिवानी शाम को गाना सुनाएगी। वो अभी नहीं सुना रही है, ना सुना चुकी है, तो क्या कर रही है? वो सुनाएगी, यानी कि अभी उसने सुनाया नहीं है, तो यहां पर है भविष्यत काल। इस पाठ में हमने क्या सीखा बच्चों? इस पाठ में हमने सीखा क्रिया वे शब्द हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की, और इसी आधार पर उसके दो उपभेद होते हैं, जैसे एक कर्मक तथा द्विकर्मक। समय का भाषिक रूप ही काल कहलाता है। काल के तीन भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं, है, हूं आदि। भूतकाल के सूचक चिन्ह हैं आ, ई, ए, था, थी, थे आदि, तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि। अब इसके द्वारा आपको पहचान हो गई होगी कि क्रिया के कितने भेद हैं, उनकी क्या परिभाषा और क्या उदाहरण है, तथा काल के कितने भेद है और उसके उदाहरण क्या है और उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो आपको एक बार पाठ को फिर से पढ़ना है, तभी आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बच्चों, अब हम जानेंगे इस पाठ का
अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके सामने हमें क्रिया अकर्मक है या सकर्मक लिखना है। पहला वाक्य है, सुमन की बहन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। ये क्या है? अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं की गई है। ख वाक्य है, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, तो ये क्या है? सकर्मक है, क्योंकि इसमें हम अगर प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे क्या खा रहे हैं, तो उत्तर क्या मिला हमें? बच्चे मिठाई खा रहे हैं। ग, अध्यापक ने बच्चों को इनाम दिया, तो ये है सकर्मक, है ना। बच्चों को क्या दिया? बच्चों को इनाम दिया, तो ये सकर्मक है, तो हमें प्रश्न का उत्तर मिला इसमें। घ, आज मैं कक्षा में हंस रही थी। अकर्मक, क्योंकि अगर हम इसमें पूछेंगे कि आज कक्षा में क्या हंस रही थी, तो हमारा प्रश्न कैसा है? असंगत है, तो हमें उत्तर नहीं मिला। तो ये क्या है? क्रिया कर्मक, अकर्मक क्रिया है। अंग है, पिताजी ने मोहन को बुलाया था। ये है सकर्मक क्रिया, है ना। पिताजी ने किसे बुलाया? पिताजी ने मोहन को बुलाया, तो यहाँ पर कर्म की अपेक्षा की गई है, तो ये है सकर्मक क्रिया। आपको भी इसी प्रकार इनके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित क्रियाओं में से धातु को अलग करके लिखें। बच्चों, धातु के बारे में बताया था मैंने अभी। मूल अंश को ही धातु कहा जाता है। पहला है क, खाएगी, इसमें खा धातु है। इसी से ही, खा से ही क्या बनता है? खाएगी, खाएगा, खाती है, खाती थी, तो ये खा धातु है इसमें। अगला है ख, उठ रहा है, इसमें उठ धातु है। अगला है लिखूंगा, इसमें लिख धातु है। घ, सुनेगी, इसमें सुन धातु है। अंग है देख सकता हूं, इसमें देख धातु है। तो आपको धातु पता चल गई। खाएगी में खा, उठ रहा है में उठ, लिखूंगा में लिख, सुनेगी में सुन, और देख सकता हूं में देख धातु है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही अथवा गलत लगाइए। पहला वाक्य है, क्रिया से किसी कार्य के होने तथा करने दोनों का पता चलता है, तो ये वाक्य सही है। ख, सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म का होना अनिवार्य है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि कर्म की अपेक्षा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित होगा। कर्म उपस्थित हो भी सकता है और कर्म उपस्थित नहीं भी हो सकता है, तो ये वाक्य गलत है। ग, अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, वाक्य सही है। भूतकाल के सूचक चिन्ह हैं गागे गी, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि ये तो भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं। अंग है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक, ये वाक्य सही है हमारा। बच्चों, आज जो हमने क्रिया तथा काल के बारे में जाना है, उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रश्न क, उदाहरण देते हुए क्रिया की परिभाषा बताइए। आपने क्रिया की परिभाषा लिखनी है और उसका फिर एक उदाहरण लिखना है। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया का अंतर स्पष्ट कीजिए। जब आप दोनों की परिभाषा लिखोगे तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करने का क्या तरीका है, वो आपको मैंने बताया था। जब भी आप प्रश्न करोगे तब आपको उसकी पहचान हो जाएगी। घ, काल कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आपको काल कितने प्रकार के होते हैं वो लिखना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल के भेद लिखिए। पहला वाक्य है दर्जी कपड़े सीलता है, इसके सामने ये कौन सा भेद है काल का वो लिखना है। वह सर्दी में लंदन जाएगा, वह नौकरी करता था, कल विद्यालय बंद था, शाम को बारिश होगी, बच्चा बहुत रोता है। इनके सामने आपने काल का कौन सा भेद है वो लिखना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।